हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान और हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। ठीक है? तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हमने शुरुआत किया था। तो उससे पहले एक्चुअली में हमने शुरू नहीं किया था। उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताया था ताकि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो जाए। तो आइए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं फाइनली। हाँ, तो हमारा चैप्टर हो गया तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हुँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। हम समझेंगे आगे कैसे क्या होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी थी, प्रीरिक्विसाइट्स मतलब शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, ये सब पिछले 2 वीडियोस में। हाँ, आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ थोड़ा बात करना चाहूंगा। ठीक है? अब हम्म, तो अब एक आप बात बताइए, जैसे कि जब आप राशन के दुकान पर जाते होंगे, ठीक है? तो वहां क्या देखते हैं? अब वो राशन का दुकान वाला, ग्रोसरी स्टोर वाला जो अगर वो सामान को जैसे तैसे रखा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप जाके कोई भी सामान मांगेंगे, उसे ढूंढने में समय लगेगा, है ना? या अगर वो भी कुछ नया सामान मंगवाता है, तो वो वैसे ही रख देगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है? वो अच्छे से अच्छे से अरेंज करके रखता है सारे सामान, ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। ठीक है? और कोई भी अगर नया सामान आए तो उसे उस वर्ग में डाल सके। जैसे कि वो साबुन को, नहाने के साबुन को एक साइड रखता है, कपड़े धोने के साबुन को अलग साइड रखता है, ठीक है? टूथपेस्ट अलग साइड रखता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सब एक जगह रख दिया। वो अलग-अलग क्यों रखता है? एक तो ताकि कोई आए तो उसे ढूँढने में आसानी हो, ठीक है? और दूसरा, ढूँढने में आसानी हो और उसे याद रहे कि हाँ, ये चीज़ इस तरफ है, ये चीज़ इस तरफ है। हाँ, और कोई भी नया सामान वो मंगवाए, ठीक है? कल कल कुछ मानिए कि मार्केट में एक नया नया साबुन आता है, तो वो साबुन जहाँ पे रखता है उसी साइड रखेगा उस साबुन को। या वो कुछ नया साबुन, नया टाइप का साबुन मंगाता है जो वो उस दुकान में नहीं रखता था, अपने दुकान में नहीं रखता था। तो क्या करेगा? उस साबुन को उस तरफ जाके रखेगा, अपने जहाँ पे वो सारे साबुन एक साथ सजा के रखता है। तो वो क्या कर रहा है बेसिकली? और ये इंसान की नॉर्मल प्रवृत्ति है, ठीक है? किसी भी चीज़ को अरेंज करके रखना। इसलिए रखते हैं ताकि हमें सुविधा हो। तो वैसे ही हम तत्वों के केस में भी देख सकते हैं। क्या हो रहा था? धीरे-धीरे तत्वों की खोज होती जा रही थी, नए-नए तत्वों की। उनके अपने-अपने गुणधर्म थे, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ थे। रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, हर तरह के गुणधर्म। अब क्या हो रहा था? हर एक तत्व का गुणधर्म याद रख पाना मुश्किल होते जा रहा था। समझ रहे हैं? याद रख पाना मुश्किल होते जा रहा था। समझ ही में नहीं आ रहा था, इतने सारे गुणधर्म, इतने सारे तत्व, सब एकदम अलग-अलग लग रहा था। तो क्या किए? वर्गीकरण करने लगे। मतलब धीरे-धीरे सोचा गया कि चलो अगर इसको वर्गीकरण कर दें, मतलब कुछ एक जैसे अ गुणधर्म दिखाने वाले अ, तत्वों को एक साथ रख दिया जाए, तो हमें याद रखने में या खोज करने में आसानी हो जाएगी। अगर हम उस वर्ग के, अगर मान के चलिए कि कुछ तत्व जो ए, बी, सी, डी, मान के चलिए 4 तत्व हैं, ठीक है? एक ही तरह के गुणधर्म शो करते हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ। तो जो एक तरह के गुणधर्म है, उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये इस ग्रुप में जो है, इस तरह के गुणधर्म शो करते हैं, ठीक है? दिखाते हैं। तो क्या होगा? हमें अ, अध्ययन करने में तत्वों का आसानी हो जाएगा। अगर हम कुछ ढूँढेंगे भी, कुछ खोज भी करना होगा कि हाँ, इस टाइप के प्रॉपर्टी का, इस तरह के गुणधर्म का के जो तत्व हैं, वो कहाँ मिलेंगे, तो हम तुरंत ढूँढ पाएँगे, ठीक है? तो इसी के लिए धीरे-धीरे क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने, अब संख्या बढ़ती रही तो ये नेचुरल था कि वो अलग-अलग तरीके ढूँढते रहे, कैसे वर्गीकरण किया जाए। तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि स्टार्ट कैसे हुआ ये चीज़ का, ठीक है? पीरियोडिक टेबल का। कैसे-कैसे अलग-अलग वैज्ञानिक प्रयास में लगे रहे ढूँढने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए, ताकि आसानी हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे डोबरेनर के बारे में। तो उस समय तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि कैसे वर्गीकरण करें? अगर वर्गीकरण किया भी जाए तो कैसे किया जाए?
ताकि याद रखा जा सके, ठीक है। वर्गीकरण ऐसे ही ना करेंगे जिससे कि ताकि हमें सुविधा हो। हम अपने असुविधा के लिए थोड़ी ना वर्गीकरण करेंगे ताकि और भी असुविधा बढ़ जाए, ऐसा तो थोड़ी ना होगा। हमें मतलब सुविधाजनक सुविधा प्राप्त होने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं। तो आइए देखते हैं डोबरेनर ने क्या किया। डोबरेनर तो डोबरेनर के त्रिक। अब इसमें होता क्या था, डोबरेनर ने क्या बताया। डोबरेनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्व, त्रिक मतलब उन्होंने क्या किया, पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व, बीच वाले तत्व का, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। ठीक है, ये उन्होंने 1817 में बोला था। ठीक है, तो हाँ, तो उन्होंने डोबरेनर ने क्या किया, उस समय तक जितने भी 1817 में जितने भी तत्व ज्ञात थे उनके त्रिक बनाने की कोशिश की। मतलब त्रिक मतलब तीन तत्वों का एक समूह बनाने की कोशिश की उन्होंने। तो क्या पाया, तो वो क्या बोलते हैं, मान के चलिए एक त्रिक में तीन ए बी सी, ठीक है, तीन एलिमेंट है, तीन तत्व है। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि बीच वाला जो तत्व है, सबसे पहले तो इन तीनों को कैसे अरेंज करके रखना है, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। कम वाला सबसे पहले, ज्यादा जिसका द्रव्यमान है उसको सबसे अंतिम में। ठीक है, तो बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, क्या होता है, पहले और आखिरी का बाकी दोनों का औसत होता है। ठीक है, तो औसत कैसे निकालेंगे, ए प्लस सी बाय टू, मतलब ए का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान प्लस सी का परमाणु द्रव्यमान बराबर बी का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये था, ये उन्होंने बताया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कितने, तीन त्रिकों का निर्माण कर पाया वो, अधिक नहीं, बस तीन का ही। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी इसी पे, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा समूह डोबरेनर त्रिक बनाता है। देखते हैं क्या है। हाँ, ये देखिए, अब ज्ञात करते हैं कौन कौन सा समूह डोबरेनर का त्रिक बनाता है। ठीक है, समूह एक ए का लेते हैं तत्व, समूह ए के तत्वों को लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना है, 14। ठीक है, 14, 31, मतलब सॉरी 74.9। ठीक है, अब क्या होना चाहिए डोबरेनर के हिसाब से, ये दोनों का जो औसत है वो इसके बराबर होना चाहिए। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। 74.9 प्लस 14 बाय 2 कितना होता है, इसको अप्रोक्सीमेटली 75 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ, लगभग लगभग कितना 45 के करीब दिख रहा है, आसपास तो आ नहीं रहा है। ठीक है, और ये कितना है 30, तो ये क्या दो ब्रेनर का ट्रिक हुआ, नहीं। ये देखते हैं समूह बी, देखते हैं क्या होता है। समूह बी में देखिए, कैल्शियम का पहला 40.1 प्लस 137.3 बाय 2 कितना हो रहा है। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या बोला था, एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए, लगभग लगभग भी आसपास हो, औसत के बराबर हो तो चलेगा। ठीक है, और ये तो कहीं से लगभग नहीं दिख रहा था, 45 और 31। तो कितना हो गया, 177.4 बाय 2, है ना। तो कितना हो गया लगभग लगभग 2 8 16 16.7। ठीक है, तो ये देखिए 88.7 आ रहा है इसका। और स्ट्रोंशियम का कितना है, ये देखिए, इसे स्ट्रोंशियम बोलते हैं, इसे बेरियम, और ये हो गया कैल्शियम। स्ट्रोंशियम का कितना है 87.6, तो लगभग लगभग आसपास है। तो हम इसे कह सकते हैं ये डोबरेनर का ट्रिक है। अब समूह सी का देखते हैं क्या होना चाहिए, 35.5 प्लस 79.9, सॉरी गलत मैंने कर दिया,
35.5 प्लस 126.9, ठीक है, बाय 2 कितना होता है? 150, 160, 117, 162.4 बाय 2, ठीक है ना? अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 81.2, सही है ना? देख लीजिएगा कैलकुलेशन। तो ये किसके आसपास आ रहा है? 79.9 के आसपास आ रहा है ना? करीब है 81.2 और 79.9 लगभग आसपास है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं? दो वेरिएबल का त्रिक है, ठीक है। तो उन्होंने कितने त्रिक बताए थे? 3 त्रिक ही बताए थे, ठीक है। हम्म हम्म तो क्या हुआ? इसे पेन पेन कर देता हूँ। हम्म तो हमने देखा इसमें भी वो सेटिस्फाई होता है, मतलब डोब्रेनर के त्रिक का नियम जो है, और इसको भी सेटिस्फाई करता है। मतलब बीच वाले तत्व का क्या है? जो परमाणु द्रव्यमान है पहले और आखिरी तत्वों के औसत के बराबर है, ठीक है। तो कितने त्रिक थे? 3 त्रिक थे, मैंने बताया। ये थे डोब्रेनर के 3 त्रिक। ये एक त्रिक हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, बस ये 3 ही थे। उस समय तक बहुत कम तत्व थे और उनमें से बस वो 3 ही बना पाए, 3 ही त्रिक बना पाए, ठीक है। तो क्या हुआ? डोबेरनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, जो कि आपको सारणी 5.2 में दिख रहा है, ठीक है। ये आपके बुक से ही मैंने फोटो उठाया है। इसीलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। समझ रहे हैं? तो बस 3 का ही करके इतने, अब धीरे धीरे तत्व बढ़ते जा रहे थे, बस 3 ही त्रिक मिले, टोटल 9। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे पास 92 तत्व, 92 तत्व नेचुरली जो फाउंड होते हैं, मतलब नेचुरली क्या बोलते हैं उसको? वास्तविक। हम्म, हम्म, प्राकृतिक, सॉरी, नॉट वास्तविक, वास्तविक इज रियल, हाँ, प्राकृतिक। तो 92 जो है प्राकृतिक तत्व है, और बाकी जो है लैबोरेटरीज में बनाए गए हैं और भी तत्व हैं। कितने टोटल आगे देखेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो, तो उसमें हमें पता चल जाएगा, ठीक है। पर ये 92 नेचुरली अकरिंग है, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो 9 का बना के क्या फायदा? मतलब बना भी लिए तो कितना ही लाभदायी होगा, नहीं। तो इस वजह से ये सफल नहीं हो पाया। फिर कौन आते हैं? फिर देखते हैं कौन आया अगले। फिर आते हैं न्यूलैंड, फिर आता है न्यूलैंड का अस्तक सिद्धांत, ठीक है। अब न्यूलैंड सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ये भी आए और परमाणु तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया, ठीक है। 56वें तत्व थोरियम। उन्होंने पाया कि प्रत्येक अष्टवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्वों के गुणधर्म से समान है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, जितने भी तत्व थे उसे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, मतलब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो नहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा था जैसे जैसे उन्होंने अरेंज करते गया, हाइड्रोजन से शुरू करके। उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें, उन्होंने क्या पाया, जैसे जैसे वो अरेंज कर रहे थे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, फिर आठवां, प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवां आठवां तत्व फिर इधर आ जाएगा, ठीक है, जो भी है, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स जो भी है, तो इस तत्व का गुणधर्म जो है इसके समान आ रहा था, प्रत्येक आठवें तत्व का।
ठीक है। तो इसे उन्होंने किससे कंपेयर किया? म्यूजिकल नोट्स से, संगीत का जो नोट्स होता है ना उससे कंपेयर किया। जैसे न्यूलैंड अष्टक, जैसे संगीत में होता है ना सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है, फिर से वापस से सा आ जाता है। तो क्या होता है, हर आठवां आठवें में रिपीट हुआ, तो इसीलिए उन्होंने इस अष्टक से इसे कंपेयर किया, ठीक है, तुलना की इसकी। तो देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। तो ये देखते हैं आगे क्या। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसीलिए उन्होंने इसके इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये फिर क्या हुआ, ये देखिए, ये उनका क्या है, पीरियोडिक टेबल। इसे पेन में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे कि मैंने बताया, संगीत के सुर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर सा वापस से आ जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है, ठीक है। इतना सब तो सही था, मतलब काफी सही लग रहा था, हर आठवां प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा था, काफी सही चीज नहीं है, बिल्कुल। पर प्रॉब्लम आया, क्या प्रॉब्लम आया कि ये जो इनका जो सिद्धांत है ये केवल 20वें तत्व तक ही पालन हो पा रहा था। मतलब 20वें तत्व कहने का मतलब 20वें परमाणु संख्या वाले तत्व तक, ठीक है। इसके बाद नहीं हो पा रहा था। आइए देखते हैं। तो देखा हमने संगीत के सुर, काफी आसान है, ज्यादा तो डिफिकल्ट है नहीं, ज्यादा कुछ बताने को भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आया, ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। मतलब जो मैंने बताया, मतलब जिसका परमाणु संख्या 20, मतलब कैल्शियम तक ही लागू होता था। अष्टक का सिद्धांत जो है सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। यहां से आठवां तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम से, 1 2 3 4 5, मतलब मैग्नीशियम को मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 कैल्शियम है। तो कैल्शियम तक ही ये लागू हो पा रहा था, इसके बाद नहीं मिल रहा था। क्रोमियम का प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ नहीं मिल रहा था, समझ रहे हैं। मैंगनीज का फास्फोरस के साथ नहीं मिल रहा था, आयरन का सल्फर और ऑक्सीजन के साथ नहीं मिल रहा था। आयरन तो आप जानते हैं धातु है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, नहीं मिल रहा था। गुणधर्म, ठीक है। फिर क्या हुआ, न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में, हाँ, न्यूलैंड का सबसे बड़ा गलती क्या था, प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व, देख रहे हैं, भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। अपने सारणी, ठीक है, सारणी में, मतलब टेबल में, में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया क्या, आखिर उन्होंने बस जो बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजा दिया, ठीक है, जितने भी तत्व उस समय अवेलेबल थे। तो कैल्शियम तक मैच हुआ, प्रॉपर्टीज कैल्शियम तक मेल खाया, उसके बाद गुणधर्म जो है मेल नहीं खा रहे थे, प्रॉब्लम हो गई। अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, दो तत्वों को, ये देखिए, कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया, और ऊपर से हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, इन दोनों का तो मतलब मैच ही नहीं खा रहा था, मेल ही नहीं खा रहा था प्रॉपर्टीज। मतलब क्लोरीन कहाँ धातु, ठीक है, कोबाल्ट और निकल कहाँ धातु,
ठीक है, कोई मेल ही नहीं है दोनों का प्रॉपर्टीज का, तो ये ग्रुप का भी कोई मतलब नहीं हुआ फिर, समझ रहे हैं। और ऊपर से आयरन, कोबाल्ट और निकल, निकल का जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, पर इनको तो साथ में रखा ही नहीं इन्होंने, तो दिक्कत हो गई। तो बस उन्होंने ये क्यों किया, ताकि जितने भी तत्व हैं सारे मेरे टेबल में आ जाए। इसी प्रकार न्यूलैंड का सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। ठीक है, केवल हल्के तत्वों के लिए, मतलब सिर्फ कैल्शियम तक के लिए, कैल्शियम तक के तत्व हल्के तत्व हैं। ठीक है, नोबल गैसों की खोज के पश्चात, नोबल गैस जब आया, अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। जिसे बोलते हैं ना, नोबल गैस जब आया फिर तो और भी इसे एडजस्ट नहीं किया जा रहा था यहाँ पर, तो अष्टक सिद्धांत एक तरह से अप्रासंगिक हो गया, मतलब फाइनल लेन इन द कॉफिन जो बोलते हैं ना वो। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल। उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है मेंडलीव, आगे देखेंगे अगले वीडियो में।